नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे आपका क्लास 10th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड देयर इक्वेशंस। तो इसमें चलिए एक एक करके देख लेते हैं हम लोग। ये लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा है। इससे पहले आपका फिजिक्स का क्लास 10th का जितने भी चैप्टर है वो सभी के वीडियो अपलोड हो चुके हैं। नहीं देखेंगे तो आपके उसको देख सकते हैं। उसका लिंक आपको मिल जाएगा इसे कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए इसमें को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप क्लास 9th में देखेंगे कि ये भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, यदि आप पहले से पढ़े हो तो जानते होंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो थोड़ा सा चर्चा करें यदि, तो जिनमें उसका प्रकृति अगर अभिक्रिया के बाद अगर प्रकृति बदल जाता है कुछ ना कुछ, तब वो होता है उसका रासायनिक परिवर्तन। तो अगर उसका रासायनिक गुण यदि बदल जाता है तो वो रासायनिक परिवर्तन होता है। बाकी भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि फिर वो अवस्था परिवर्तन के बाद पुनः वापस उसी जो प्रारंभिक उसका अवस्था था उसी में आ सकता है। मतलब उसका गुण फिर से वही आ सकता है। जैसे पानी को गर्म करेंगे तो भाप बनेगा, फिर भाप को ठंडा करेंगे तो फिर पानी बन जाएगा। तो ये भौतिक परिवर्तन हुआ। लेकिन जैसे अगर लोहा को खुले में छोड़ देंगे नमी वाले जगह पे तो उस पर जंग लग जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो रासायनिक परिवर्तन है। वो फिर से वापस नहीं, जैसे दूध से दही बन जाएगा तो क्या है, वो रासायनिक परिवर्तन है। फिर दही से आप दूध नहीं बना सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो क्लास 9th में आप देखेंगे या देख लिए होंगे ऑलरेडी। चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं। वही रासायनिक अभिक्रिया चुके हैं तो इसमें रासायनिक परिवर्तन का ही बात होगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे कि गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या होगा, दूध फट जाता है। वो एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे का तवा या तसला कील को आर्द्र वायुमंडल में छोड़ देने पर क्या होता है, तो उस पर जंग लग जाता है। वो भी क्या है, तो वो भी एक रासायनिक परिवर्तन है। अंगूर का किण्वन जो होता है ये भी क्या है, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। इसी के द्वारा क्या बनाया जाता है, अल्कोहल बनाया जाता है। भोजन पक जाता है तो वो भी एक रासायनिक परिवर्तन है। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है तो ये भी रासायनिक परिवर्तन। हम सांस लेते हैं, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। सांस में हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। तो ये एक तरीके से क्या है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर वही दिया हुआ है कि जब प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ ना कुछ बदल जाती है तो ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। और जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है तो वो क्या कहलाता है, तो वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। मतलब मान लेते हैं कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, यहाँ से देख लेंगे। वैसे ये जो सीरीज चल रहा है ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के दृष्टि से चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको फास्ट मोड में चलेंगे। ये मान के चलेंगे कि आपको थोड़ा सा बेसिक आता है, पहले आप हाई स्कूल पास कर चुके हैं इसीलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, तो उसी के हिसाब से ये सीरीज चल रहा है। यहाँ चलिए ये कुछ आपका क्रियाकलाप करके दिखाया गया है। यहाँ मैग्नीशियम रिबन है, वायु में दहन किया जा रहा है, मतलब वायु के उपस्थिति में जलाया जा रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। ये यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। अब इसका हम लोग सीधे देख लेते हैं। देखिए मैग्नीशियम रिबन क्या होता है, तो चमकदार श्वेत लौह के साथ ये जलता है। इससे पहले इसको क्या करते हैं, तो जो मैग्नीशियम का रिबन होता है उसको साफ़ किया जाता है। साफ़ करने के लिए अब ये क्वेश्चन आता है क्यों इसको साफ़ करते हैं, मैग्नीशियम का जो रिबन है इसको। तो चूँकि पहले से देखिए मैग्नीशियम जो होगा अगर खुले में अगर पड़ा रहेगा और नमी वाली जगह पर, तो ये पहले से ये ऑक्सीकृत हो जाएगा उस पर, मतलब ऑक्सीकरण इसका हो जाएगा। तो उसको साफ़ किया जाता है पहले ताकि वो आसानी से फिर से रिएक्शन कर सके, इसीलिए उसको रगड़ करके रेगमाल से और साफ़ कर दिया जाता है ताकि उसका जो ऑक्सीकरण हुआ पहले उस पर से जो मैग्नीशियम का है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया होगा उस पर जंग लग के, जिसको आप जैसे लोहे को अगर उसका ऑक्सीकरण होता है तो उसको कहा जाता है कि जंग लग जाना। तो वैसे इसमें भी इसका एक साथ देखा जाए तो ये क्या होगा, ऑक्सीकरण हो गया होगा। तो इसी को साफ़ किया जाता है पहले मैग्नीशियम को, ताकि वो आसानी से ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल सके। देखिए कोई भी चीज़ जलता है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए ही। बिना ऑक्सीजन का कोई चीज़ जलता नहीं है। तो जहाँ भी जलने का काम आएगा वहाँ पे ऑक्सीजन आपको लेना ही पड़ेगा। चलिए यहाँ पे वही है। अभी ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है कि जो चमकदार श्वेत लौह है या फिर कह दे किस प्रकार का लौह है, तो श्वेत मतलब वाइट कलर का, तो ये किस चीज़ का है, तो मैग्नीशियम रेबन का। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ देता है। जब वो एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो ऐसे ही क्वेश्चन बनता है इसमें।
चलिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, बेसिक गुण कि इसमें क्या होता है। तो इसमें अवस्था परिवर्तित हो जाता है, रंग में भी परिवर्तन हो सकता है, गैसों का निकास या उत्सर्जन हो सकता है और तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है। इसके आधार पर अलग अलग इसका नाम हो जाता है, जो आगे चल के अभी देखेंगे इस चैप्टर में। यहाँ से एक दिया हुआ है, ये क्रियाकलाप दिया हुआ है कि दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का क्रिया कराने पर क्या निकलता है। तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये डायरेक्ट आपसे पूछ देगा कि दानेदार जस्ते, जस्ते मतलब जिंक होता है Zn, तो जिंक पर तनु सल्फ्यूरिक, तनु मतलब डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड मतलब होता है पंचोच्छुर, मतलब जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो, तो ऐसा सल्फ्यूरिक अम्ल को जिंक के साथ रिएक्शन कराने पर कौन सी गैस निकलती है। तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये आपको सीधे याद रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुविकल्पी में सीधे पूछा जाता है MCQs में। चलिए यहाँ पे कुछ आपका रिएक्शंस दिए हुए हैं अलग अलग। यही वाला जो है मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के उपस्थिति में, जो आप मैग्नीशियम रिबन देख रहे थे कि मैग्नीशियम का ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्शन करने पर क्या बनता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब इसमें जो जिस चीज़ को लेकर के बनाते हैं, मतलब इधर वाला बाएं साइड वाला पार्ट, इसको कहते हैं अभिकारक। इंग्लिश में इसको कहा जाता है रिएक्टेंट। क्या कहा जाता है? रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट्स हैं। और इधर वाले जो दाहिने साइड के हैं, ये उत्पाद होते हैं, मतलब प्रोडक्ट। तो दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो रिएक्टेंट हो गए जिसका यूज करके हम लोग जो चीज़ बनाते हैं। तो जिसका यूज करके बनाते हैं मतलब जिस चीज़ का रिएक्शन होता है उसको रिएक्टेंट कहेंगे, और जो चीज़ बना वो प्रोडक्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं इसमें। अब रिएक्टेंट्स मोर देन 1 या 2 हो सकते हैं, और लेकिन प्रोडक्ट भी अधिक से हो सकते हैं। तो इसमें वो अलग अलग उसके हिसाब से उसका नाम हो जाएगा अभिक्रिया का, वो चल अभी देखेंगे आगे। अब देखिए इसमें हम लोग को जो मेन चीज़ है वो अभी कैसे दिखाया जाता है। तो आपको पता है कि ये यहाँ से बीच में एरो लगा दिया जाता है, इधर प्लस, जितने भी आप अभिकारक लेते हैं उनको प्लस के माध्यम से दिखाते हैं। इसका भौतिक पर जो गुण है वो भी दिखाया दिया जाता है कि ये कैसा है, सॉलिड है कि एक्वस है कि लिक्विड है कि गैस है। तो उसके लिए अलग अलग सिंबल्स होते हैं। जैसे आपको अभी देखेंगे कि जहाँ पे जैसे लिक्विड के लिए L यूज किया जाता है, सॉलिड के लिए S यूज कर देते हैं, एक्वस के लिए AQ यूज किया जाता है, और गैस के लिए G का इस्तेमाल कर देते हैं। तो ये अभिक्रिया को लिखने का ऐसे रिएक्शन जो है उसको ऐसे लिखा जाता है। तो अलग अलग वो तरीके हो सकते हैं, आवश्यकता अनुसार उसमें अलग अलग चिन्ह लगाए जाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं समीकरण किस प्रकार लिखा जाता है। तो यहाँ से देखिए जैसे मैग्नीशियम का रिएक्शन कराया गया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या बना है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। तो केवल इतना से भी हो जाएगा, नहीं तो कहीं कहीं इसमें लिखा जाता है कि मैग्नीशियम कैसा है, तो ये सॉलिड है, तो यहाँ पे S भी लिखा जा सकता है। ऑक्सीजन क्या है, तो ये गैस है, तो यहाँ पे स्मॉल G लिख दिया जाता है ब्रैकेट में। तो ये भी है। अब देखिए इसमें आता है एक अभिक्रिया को संतुलित करना। अभिक्रिया को संतुलित करने का क्या मतलब है कि हम लोग जितना इधर लिए, जितना आप रिएक्टेंट लिए, जितना अभिकारक लिए, उतना ही उत्पाद बनना चाहिए। जैसे इसको लिए हम लोग 10 ग्राम, कितना लिए 10 ग्राम हम लोग रिएक्टेंट लिए, तो उत्पाद भी कितना बनना चाहिए, ये भी 10 ग्राम ही बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये किस नियम का पालन करता है, तो ये आपका द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि संतुलित करना क्यों आवश्यक हो जाता है। तो चूंकि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो चूंकि उसमें मास चेंज नहीं होता है, जितना आप यूज कर, जितना आप लगाएंगे, जैसे शरबत बनाना होगा तो पता चला चीनी लगाए आप 500 ग्राम, और वाटर भी ले लिए 500 ग्राम, तो दोनों को मिला के कितना होना चाहिए, तो एक मतलब 1 kg होना चाहिए, 1000 ग्राम। तो उससे ना ज़्यादा होगा ना ही उससे कम होगा। तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। तो इसीलिए अभिक्रिया को संतुलित करना आवश्यक हो जाता है, जितना इधर लिए उतना इधर बनना चाहिए। अब बात कर लेते हैं क्या ये वाला जो अभी देखे थे Mg + O2 क्या ये संतुलित है। तो यहाँ देख सकते हैं Mg 1 हो गया, इधर कितना है, इधर भी Mg 1 है, इधर ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ही है। तो इसको संतुलित करना पड़ेगा। कैसे संतुलित किया जाता है, तो यहाँ से चलिए मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ सीधे। देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्या क्या यूज किए हैं, तो Mg यूज किए हैं प्लस ऑक्सीजन। चूँकि हमेशा ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही लेते हैं, इसलिए केवल O नहीं लिखा जा सकता है। वो भी होता है, मतलब मोनो ऑक्सीजन उसको कह सकते हैं, लेकिन सामान्यतः ये अपने मॉलिक्यूल, अपने अणु के फॉर्म में होते हैं, इसलिए O2 लिखा जाता है। वैसे H2 लिखते हैं क्योंकि वो भी मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है।
अब इसका रिएक्शन करके क्या बना है तो MgO बना है। तो चूँकि देखिए इधर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, तो क्या करेंगे इधर भी 2 ऑक्सीजन करना पड़ेगा। क्योंकि इसके भीतर देखिए संतुलित करने के लिए इसके भीतर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये नहीं कि इधर से तोड़ दिए 2 को हटा दिए, ना तो इसके भीतर कुछ कर सकते हैं। इस यहाँ से गुणा कर सकते हैं केवल, मतलब सामने लगा सकते हैं इसको बराबर करने के लिए। तो ऑक्सीजन इधर 2 है तो इधर भी ऑक्सीजन 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 2 कर दिया। अब 2 का मल्टीप्लाई Mg में भी हो गया और O में भी हो गया। तो 2 यहाँ पे Mg भी हो गया, 2 ऑक्सीजन भी हो गया। तो इधर पहले देखिए इधर आपका अभिकारक जो थे इसमें तो ऑक्सीजन 2 था, तो चलिए इधर भी 2 हो गया। लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम एक ही है, इधर 2 हो गया। तो यहाँ भी मैग्नीशियम को 2 करना पड़ेगा। तो इधर भी 2 से कर दिए मल्टीप्लाई। अब ये संतुलित है, देखिए 2 Mg हो गया, इधर भी 2 Mg, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन। जब इधर ध्यान दीजिए कि जब आगे ऐसे लिख देते हैं तो इसका मतलब है कि दोनों में मल्टीप्लाई होगा, मतलब जितने भी इधर हैं इन सभी में मल्टीप्लाई होता है। जबकि नीचे अगर लिखा रहता है जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो ये केवल इसी ऑक्सीजन में ही है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब चलिए वही है, यहाँ पे देखिए मैं बता दिया कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है, इसलिए संतुलित करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखिए एक दिया हुआ है रिएक्शन जिंक का है और सल्फ्यूरिक एसिड। अभी ऊपर जो देख रहे थे कि जिंक का तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या उसमें से तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। यहाँ से देखिए अब ये चूँकि देखिए तो संतुलित है कि नहीं है। तो इधर देखिए एक जिंक है, यहाँ भी एक जिंक है। हाइड्रोजन कितना है इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे सल्फ़र कितना है 1 है, इधर भी सल्फ़र 1 है। ऑक्सीजन कितना है 4 है, ऑक्सीजन इधर भी 4 है। तो ये संतुलित है, इसको संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। वही यहाँ पे बेसिक से दिखाया गया है कि सब संख्या बराबर होना चाहिए। अब इसका चरण विधि है अलग अलग। जैसे यहाँ पे इस वाले को संतुलित करना है कि FeH2O मिलके Fe3O प्लस H2। तो इसमें देखिए संतुलित है कि नहीं है। संतुलित मतलब कि वो बैलेंस्ड है कि नहीं है, मतलब संख्या कुल मिला के आपको तीर के बाएं साइड और तीर के एरो के दाएं साइड दोनों तरफ संख्या बराबर होना चाहिए सभी तत्वों के। तो काउंट कर लीजिए, आयरन इधर कितना है 1 है, यहाँ पे आयरन 3 है, तो इधर भी आयरन 3 होना चाहिए, तभी तो ये बराबर होगा ना। तो हम लोगों को वो संतुलित करना पड़ेगा। तो इसको संतुलित करने के लिए देखिए सबसे पहला चरण क्या होता है कि देखिए सबसे बड़ा कौन सा इसमें से यौगिक है, सबसे बड़ा कंपाउंड कौन है, तो ये वाला सबसे बड़ा है। तो इसी को सबसे पहले, अब इसमें भी देखिए कि सबसे अधिक कौन सा तत्व वाला है। तो देखिए ऑक्सीजन के पास 4 है, मतलब 4 ऑक्सीजन। तो इसको सबसे पहले कोशिश कीजिए संतुलित करना। वैसे चाहे जैसे मन करे वैसे कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिक रूल थोड़ा सा आप फॉलो करेंगे तो जल्दी संतुलित हो जाएगा। सबसे बड़ा वाला प्रोडक्ट पहले ढूंढ लीजिए, फिर उसमें से भी जो सबसे ज़्यादा है जिस तत्व का उसको पहले संतुलित। जैसे यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का 4 है, तो कोशिश कीजिए कि बाएं साइड में इसको 4 बनाने की। तो यहाँ पे 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ 2 से 4 से इधर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे इधर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए इधर ऑक्सीजन 4 था, इधर भी ऑक्सीजन 4 हो गया। 4 से मल्टीप्लाई का मतलब कि ये हाइड्रोजन में भी 4 से हुआ है और ऑक्सीजन में भी हुआ है। अब देखिए इधर हाइड्रोजन कितना हो गया, तो 4 दूना 8 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया 4 दूना, ये जो 4 है इसका 2 तो पहले से था, 4 से गुणा कर दिया, 4 दूना 8 हाइड्रोजन हो गया। तो इधर भी हाइड्रोजन कितना करना पड़ेगा, इधर भी हाइड्रोजन को 8 करना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन को 8 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 2 इधर है, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो 4 दूना 8 हाइड्रोजन हो गया। तो अब देखिए हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया, ऑक्सीजन भी हो गया। आयरन नहीं है, इधर आयरन 3 है, इधर आयरन 1 ही है, तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये संतुलित हो गया। तो ऐसे बेसिक रूल है ये, बाकी अलग अलग चरण में दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं जो बेसिक रूल है वहाँ बता दिया हूँ, संतुलित करके यहाँ पे देखिए ये दिखाया हुआ है। इस मेथड को क्या कहते हैं, तो ये जो संतुलित करने की इस विधि को कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। इसको क्या कहते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड। चलिए अब संकेत को लिखना वही जो बता दिया कि गैस के लिए क्या करते हैं, तो जी से दिखाए जाते हैं, जी से गैस, द्रव के लिए लिक्विड, जलीय के लिए एक्वस यूज किया जाता है, और ठोस के लिए सॉलिड एस से। तो ऐसे दिखाई, जैसे आयरन क्या होता है सॉलिड होता है, जलीय ये H2O जो है यहाँ पे गैस दिया है, चूँकि ये देखिए है तो H2O लिक्विड, लेकिन गैस क्यों है, क्योंकि ये भाप के फॉर्म में यहाँ पे यूज किया गया होगा रिएक्शन कराते समय, तो इसलिए ये मतलब वाष्प के रूप में। ये आयरन सल्फेट क्या है सॉलिड है, ये H2 जो है गैस है। ये चीज़ें यहाँ पे और भी देख सकते हैं रिएक्शन, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है हाइड्रोजन के साथ कितने पर, तो ये
340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। तो ये अलग अलग उसके भौतिक परिस्थितियाँ हो सकती हैं उसको, कि किस परिस्थिति में कितने टेम्परेचर पे कितने प्रेशर पे हुआ, तो उसको इस एरो के ऊपर लिख देते हैं कि कितने ताप पर कितने दाब पर हुआ। तो ये कितने पे हुआ है, तो इतने पे हुआ है। वैसे यहाँ देख सकते हैं सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में क्लोरोफिल का, तो ये अब देखेंगे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, तो यही वाला रिएक्शन होता है कि पौधे क्या करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेते हैं और जल जो है ये अपन जड़ से लेते हैं, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, प्रकाश के उपस्थिति में क्लोरोफिल जो कि पत्तियों में होता है, ये पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, जो कि एक हरा वर्णक है जो ग्रीन पिगमेंट से, इसी के कारण पत्तियाँ हरी भी होती हैं। तो ये अब देखिए, चूँकि पत्ती क्वेश्चन एक पूछता है कि क्या केवल पत्तियों से ही प्रकाश संश्लेषण होता है, तो ऐसा नहीं है, पत्तियों से और तना से भी होता है। तो ये देखिए प्रकाश संश्लेषण में वही सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल क्या करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेकर के और इसका रिएक्शन करके क्या बनाता है, तो ग्लूकोज बनाता है C6H12O6। तो यहाँ पे ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये तो सब बहुत कॉमन है, एकदम रट लेना चाहिए, रट लिए होते हैं सब लोग। ग्लूकोज का फार्मूला क्या है, तो C6H12O6। अब इसको संतुलित कर सकते हैं। अब देखिए ऑक्सीजन मुक्त होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, जो कि फिर मानव या फिर जितने जानवर है वो इसी को लेते हैं, और जलवाष्प के रूप में पानी जो है मुक्त हो जाता है। तो ये रिएक्शन होता है। अब देखिए इसको संतुलित भी किया है। संतुलित करने के लिए आप गिन गिन के काउंट करके इसमें अलग अलग तत्वों को कर सकते हैं, नहीं तो सीधे रट लीजिए। देखिए यहाँ पे C6H12 है, इधर भी लगा दीजिए C6H12। देखिए H के साथ 12, C के साथ 6। तो ऐसे अब वहाँ पे बैठ के 1 घंटा एग्जाम में संतुलित नहीं करना पड़ेगा, सीधे आपको रटा रटाया रहेगा, तो ऐसे भेजेगा। बाकी आप जो ऊपर प्रोसेस बताया उस हिसाब से आप काउंट कर करके संतुलित कर सकते हैं इसे। चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी दिया है, इसको संतुलित आपको करना है। यहाँ क्वेश्चन देखिए, एक दे भी दिया कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो क्यों किया जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम पहले से ऑक्सीडाइज हो गया होगा, तो उस पर मैग्नीशियम जो MgO बन गया होगा इसी का परत, तो इसको साफ करके हटा लिया जाता है ताकि वो आसानी से फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल सके। यहाँ पे आपको संतुलित करना है। हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया गया है और हाइड्रोजन क्लोराइड बना है, तो इसको संतुलित समीकरण लिखना है। तो आसानी से आप लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे हाइड्रोजन ले लीजिए, हाइड्रोजन को हमेशा H2 के फॉर्म में लेना पड़ेगा, क्लोरीन हमेशा Cl2, क्योंकि अणु के फॉर्म में ये पाए जाते हैं मुक्त रूप से। और क्या बन गया, तो ये HCl बन रहा है। अब संतुलित करना है, तो देखिए इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर क्लोरीन भी 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन भी 1 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये 2 का मल्टीप्लाई H में भी हुआ, 2 का मल्टीप्लाई क्लोरीन में भी हुआ, तो ये अब संतुलित है। इस प्रकार से इन सब को संतुलित आप कर सकते हैं। बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट, एल्युमिनियम क्लोराइड। तो इसको चलिए लिख ही देता हूँ मैं यहाँ पे। बेरियम क्लोराइड को कैसे लिखते हैं, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस किससे रिएक्शन कराना है, एल्युमिनियम सल्फेट से Al2SO4 का थ्राइस। अब इसका रिएक्शन कराना है और क्या बनाना है, तो बेरियम सल्फेट बनाना है BaSO4 और प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड बनाना है AlCl3। तो चलिए इसका संतुलित करना है, तो सबसे पहले बड़ा वाला पकड़ लीजिए। अब देखिए इधर SO4 का थ्राइस है, मतलब SO4 कितने बार है, तो 3 बार है। इधर SO4 एक ही बार है, तो 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई। थोड़ा सा इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि अलग से जो भी हुआ है वो दिखे आपको। यहाँ से ले लेता हूँ इस कलर को। तो क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पे देखे थे कि जो SO4 है 3 बार है, 3 का देखिए यहाँ पे है, तो ये SO4 का मतलब 3 बार है। यहाँ पे SO4 एक ही बार है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए BE भी 3 बार हो गया, तो इसको क्या करना पड़ेगा, जो BE है इधर 3 हो गया, तो इधर भी 3 करना पड़ेगा, तो यहाँ 3 से कर दिए। अब देखिए क्लोरीन कितना हो गया, 2 पहले था, 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3 दूना 6 हो गया क्लोरीन। अब इधर कितना क्लोरीन है, तो इधर 3 ही है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो 3 दूना 6 होगा ना। अब देखिए एल्युमिनियम कितना हो गया, तो एल्युमिनियम यहाँ 2 हो गया, तो अब इधर एल्युमिनियम कितना है, यहाँ भी 2 है। तो अब ये संतुलित है। तो इस तरीके से संतुलित करना होता है। आप चाहे जिस विधि से करना चाहें वैसे कर सकते हैं। कुल मिला के जितना संख्या तीर के बाएं साइड है उतना ही दाएं साइड होना चाहिए उनके तत्वों का संख्या, आप उसको काउंट कर सकते हैं। तीसरा वाला किया है, सोडियम और जल का रिएक्शन कराना है।
सोडियम मतलब Na और जल का मतलब H2O। रिएक्शन कराने के बाद क्या बनेगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ, हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ। तीर एरो से दिखा देते हैं कि ये गैस मुक्त हो रहा है। संतुलित करना है तो कर सकते हैं इसको, सोडियम 1, इधर भी 1 है, इधर हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन आपका इधर 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 मुक्त हो गया। OH पहले से यहाँ देखिए 2 है, तो 2 तो हाइड्रोजन यह इधर हो ही गया, इधर हाइड्रोजन भी 2 है, तो 2 से इधर और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन भी 4। अब ये संतुलित है, काउंट कर सकते हैं आप चाहें तो। चलिए बाकी की चीज़ें आप इसमें से देख सकते हैं, संतुलित करना है ये सभी को। हम नीचे देख लेते हैं, बाकी एक क्वेश्चन वो सभी क्वेश्चन रिपीट होते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के कितने प्रकार के आपके केमिकल्स रिएक्शंस होते हैं, वो टाइप। तो टाइप काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। पहला देखिए यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया, मतलब इसको इंग्लिश में देखें तो एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन नाम में ही देखिए दिख रहा है, संयोजन मतलब जुड़ना, एडिशन होना। तो इसका क्या मतलब है कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद कोई सिंगल उत्पाद बनाते हैं, मतलब सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जैसे 2 मान लेते हैं, कोई ए है कोई बी है, इन दोनों को मिलाकर कोई तीसरा उत्पाद बन गया सी। तो जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल मतलब सिंगल उत्पाद का अगर निर्माण करते हैं तो उसे कहा जाता है संयोजन या एडिशन रिएक्शन। तो अब यहाँ से एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, एग्जाम में सीधे आपको दिया रहेगा कोई क्वेश्चन, पूछ देगा कि इसमें से ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, संयोजन है, वियोजन है या फिर क्या है। तो आपको देख करके सीधे पता कर लेना है कि यदि 2 या 2 से अधिक कोई है अभिकारक और केवल सिंगल बन रहा है उत्पाद, तो फिर वो हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। देखिए इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि कोई जैसे ये संयोजन अभिक्रिया तो हो सकता है, ये इसका नाम कुछ और भी हो सकता है, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। तो एक ही रिएक्शन अलग अलग टाइप हो सकते हैं उसके, तो अभी देखेंगे उसको इसी में। यहाँ देखिए ये कैल्शियम ऑक्साइड है और इधर से जल है, दोनों को मिलकर क्या बन गए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी को बुझा हुआ चूना कहते हैं या चूने का पानी भी क्या कहा जाता है। तो देखिए इधर एक इधर हो गया, एक तो ये एक ये 2 थे और बन गए कितने, सिंगल। जब सिंगल बन गए तो इसका मतलब कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलके एक सिंगल उत्पाद बन गए। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये एडिशन रिएक्शन है। संकलन भी इसे कहा जाता है, तो यहीं मैं लिख देता हूँ संयोजन, या फिर इसी को कहीं कहीं दे देगा संकलन। कौन सा, संकलन, संकलन अभिक्रिया। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा कि ये एक ही चीज़ें हैं, संयोजन या संकलन या फिर एडिशन रिएक्शन। यहाँ देखिए दिया भी है कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, इससे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अब देखिए इसमें कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसे भी जानना है आपको। कह रहा है कि ऊपर अभिक्रिया में दिए हुए निर्मित बुझे हुए चूना, जो ये बुझा हुआ चूना बन रहा है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो दीवारों को सफ़ेदी करने में। आप देखेंगे चूना, ये देखिए ये बिना बुझा हुआ चूना है, इसी को लाइम भी कहा जाता है, लाइम। ये चूना का पत्थर इसे कहा जाता है, जो कि आप बाजार से जिससे पहले दीवार और पुताई करना होता था, सफ़ेदी करना होता था, तो क्या लाया जाता था, ऐसे चूना का पत्थर लाते थे, फिर उसी को पानी में डाल देते थे। ये वही वाला रिएक्शन है, पानी में डालने के बाद उसमें देखते थे वो खौलने लगता था, ऊष्मा निकलता था। तो ये एक प्रकार से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है, मतलब एक्जोथर्मिक, इसमें से ऊष्मा निकलता है, तो जिस अभिक्रिया में से ऊष्मा निकलता है उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का भी ये उदाहरण है। तो ये जो बना है बुझा हुआ चूना, जो चूने का पानी, अब इसी को क्या करते हैं, तो ये घोल बन गया, अब इसी का पेंट करने के लिए यूज कर दिया जाता था पहले। अब तो इसका मतलब यूज बहुत कम होता है, लेकिन सफ़ेदी करने के लिए सस्ता सफ़ेदी इसी का यूज करते थे। तो यहाँ देख सकते हैं, अब इसमें होता क्या था कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है, बुझा हुआ चूना या चूने का पानी, ये जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इससे रिएक्शन करके ये क्या बनाया जाता था, तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता था। तो यही जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यही क्या बन जाता है, यही बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब यही जो कैल्शियम कार्बोनेट है, यही दिखता है आपको सफ़ेद रूप का। तो ये देख सकते हैं 2 से 3 दिन के बाद ये बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट कोई संगमरमर का भी सूत्र है, और यही क्या है, यही दूधिया का भी सूत्र है।
तो आपसे दूधिया का सूत्र पूछे, खड़िया का सूत्र पूछे या संगमरमर का सूत्र पूछे तो ये सब यही है, कैल्शियम कार्बोनेट ही है। तो यहाँ देख सकते हैं इसका यूज करते हैं दीवारों को सफ़ेदी करने के लिए। रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड के उपस्थिति में कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। तो ये देखिए ये यहीं पे रहेगा कार्बोनेट और ये जल है। चलिए अब अगला एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कुछ संयोजन अभिक्रिया का, ये अन्य उदाहरण है। संयोजन मतलब एडिशन रिएक्शन का। यहाँ देख सकते हैं कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, या फिर कोयले का दहन, कोयला कार्बन का ही रूप है। तो कोयलों को जलाएंगे, जलाने के लिए मैं शुरू में बताया कि हमेशा ऑक्सीजन चाहिए ही तभी जलेगा। तो कार्बन या कोयला को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक तो इधर था, एक यहाँ पे कार्बन था, दूसरा ऑक्सीजन था, दोनों मिलके एक सिंगल उत्पाद बने कार्बन डाइऑक्साइड। ये किस प्रकार का है, ये संयोजन अभिक्रिया है। यहाँ से नेक्स्ट उदाहरण देख सकते हैं कि जल का ऑक्सीजन के साथ, जल कर रहा हूँ, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जल बन गया। तो इधर देखिए इधर दो था, इधर एक ही बन गया, तो ये भी संयोजन अभिक्रिया है। अब देखिए इसी में बता दिया कि जिसमें से ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इंग्लिश में इसको एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो इसको भी ध्यान दीजिए कि जिसमें से, जैसे अभी ऊपर देखे थे चूना का पानी, तो चूना में पानी मिला देंगे, चूना का पानी बनेगा, उसमें से ऊष्मा काफ़ी निकलता है, तो वो ऊष्मा क्षेपी है। एक अन्य उदाहरण यहाँ देख सकते हैं प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस वही मार्स गैस, मेथेन को वही मार्स गैस कहते हैं। तो इसको देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया और जलवाष्प निकला और काफ़ी मात्रा में ऊर्जा निकलता है। तो ये एक प्रकार का ये क्या है, ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब ऊष्मा क्षेपी है, इसमें ऊष्मा निकलता है। तो यहाँ देख सकते हैं एक अन्य उदाहरण काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि क्या जो श्वसन क्रिया है जिसमें हम लोग सांस लेते हैं छोड़ते हैं, तो वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आप देखे होंगे कि उसमें से आप भाप को देखिए, भाप को छोड़िए, वो हल्का सा आपको गर्म महसूस होगा। तो इसमें से क्या है, ये ऊष्मा निकलता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसीलिए आप श्वसन में यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार का होता है। आपको पता है कि अब जब खाना पीना करते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक ग्लूकोज, उसी को कह सकते हैं। अब ये चूँकि देखिए ग्लूकोज का सूत्र ये है, कार्बोहाइड्रेट का भी कह सकते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं हम लोग श्वास के माध्यम से, अब ये रिएक्शन करता है, रिएक्शन करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, जो कि फिर बाहर मुक्त हो जाता है, जल बनता है, मतलब वही जलवाष्प, और ये ऊर्जा मुक्त होता है, जो कि फिर हम लोग अब अलग अलग क्रियाकलाप में यूज करता है हमारे शरीर जो है। तो ये श्वसन का ये पूरा रिएक्शन है। श्वसन एक प्रक्रिया है, तो इसमें ऊर्जा मुक्त होता है, ये एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यहाँ से अन्य उदाहरण दिया है कि साग सब्जियों वनस्पति द्वारा विकसित होकर कंपोस्ट खाद जो बनता है वो भी एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ही है। चलिए अब नेक्स्ट आ गया यहाँ पे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, मतलब डीकम्पोजिशन। कौन सा अभिक्रिया, डीकम्पोजिशन। तो डीकम्पोजिशन नाम में देखिए वियोजन या अपघटन, ये टूटना। तो ऊपर वाले देखे थे संयोजन में क्या हो रहा था, जुड़ रहा था, अब वियोजन में क्या होगा, टूटेगा। तो संयोजन में हो रहा था कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बना रहे थे। यहाँ पे क्या होगा, एकल अभिकारक क्या होगा, टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाएगा। तो वही हो जाएगा वियोजन, मतलब कुल मिला के सिंगल रहेगा, टूट के कई ठो में बदल जाएगा। यहाँ देख सकते हैं उदाहरण दिया हुआ है फेरस सल्फेट, ये ऊष्मा पा करके क्या होता है, टूट जाता है, और किस में बदल जाता है, तो फेरिक ऑक्साइड में, और इधर सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड, इन तीनों में टूट गया। देखिए यहाँ सिंगल था, एक ही था, इधर तीन ठो प्रोडक्ट बन गया, तो टूट गया है ऊष्मा की उपस्थिति में, तो टूट गया मतलब विघटन हो गया। तो ये कौन सा अभिक्रिया हो गया, ये वियोजन हो गया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ से देख सकते हैं एक चीज़ है कि जो फेरस सल्फेट है इसका रंग कैसा होता है, तो ये हरे रंग का होता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा गया है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है, तो ये हरे रंग का होता है। तो एनसीईआरटी में थोड़ा सा ही लाइन बाय लाइन देखना होता है कि जो बीच बीच में से कुछ चीज़ें हैं उसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं, उस चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे एक अन्य दिया हुआ उदाहरण वियोजन अभिक्रिया का कि कैल्शियम कार्बोनेट है, वही चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब जो संगमरमर कह सकते हैं इसको, ये ऊष्मा पा करके क्या बन गया, तो कैल्शियम ऑक्साइड। ये बुझा हुआ चूना लिखा है, लेकिन इसका असल नाम क्या है, ये बिना बुझा चूना है। ये क्या है, बिना बुझा चूना। बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है, ये बिना बुझा चूना है, या लाइम इसी को कह सकते हैं, लाइम।
तो देखिए इधर सिंगल था, कुल मिला के ये टूट के दो भाग में बन गया, दो ठो प्रोडक्ट बन गया, तो सिंगल से डबल हो गया, तो क्या हो गया, ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब इसमें ऊष्मा मुक्त होती है अगर, तब उसी को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। तो जिसमें ऊष्मा भी मुक्त हो उसे क्या कहेंगे, उसको ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। ऊष्मा मुक्त नहीं, सॉरी, जिसको ऊष्मा द्वारा विघटित किया जाए। किसके द्वारा, ऊष्मा द्वारा, मतलब ऊष्मा देंगे उसको तब वो टूटेगा, तब उसको कहेंगे ऊष्मीय वियोजन। चलिए अब क्या है, तो यहाँ देख सकते हैं कुछ अन्य उदाहरण है। लेड नाइट्रेट, इसको भी जब ऊष्मा देंगे तब किस में बदल जाएगा, तो लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में। तो देखिए इधर सिंगल था, इधर 3 में टूट गया, तो ये भी क्या है, ये भी वियोजन अभिक्रिया का ही उदाहरण है। अब यहाँ पे एक चीज़ दिया है कि जो नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड है, इसका रंग कैसा होता है, तो इसका रंग भूरे रंग का होता है। अब आ जाते हैं नीचे, कुछ यहाँ पे क्रियाकलाप दिया है। जल का वैद्युत अपघटन कराया गया है। अपघटन में क्या होता है, तो इसमें से हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाता है, उसी का बुलबुला के रूप में निकलता है। देख सकते हैं ये बुलबुला जो है ये क्या है, तो जल में से टूट करके विद्युत अपघटन द्वारा ये हाइड्रोजन मुक्त हो जाता है। जल का आपको फार्मूला पता है, H2O होता है, यहाँ से जो H है ये मुक्त होने लगता है, यही यहाँ पे देख सकते हैं ये बुलबुला के रूप में। चलिए और यहाँ पे क्या दिया है, तो कुछ सिल्वर क्लोराइड का देखिए, जो सूर्य के प्रकाश में इसका रंग कैसा हो जाता है, तो इसका रंग जो है ये धूसर हो जाता है। मतलब देख सकते हैं, पहले क्या है, श्वेत रंग का होता है सिल्वर क्लोराइड, और सूर्य के प्रकाश में इसका रंग धूसर कलर का हो जाता है। AgCl सूर्य के प्रकाश में क्या बन गया, Ag और Cl2, ये भी देखिए टूट गया है, अभी विघटन नहीं हुआ है, तो ये भी वियोजन अभिक्रिया। यहाँ देख सकते हैं AgBr सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में Ag और Br अलग अलग हो गया, ये भी क्या है, वियोजन अभिक्रिया है। अब ये सिल्वर जो ये AgBr है, मतलब सिल्वर ब्रोमाइड जो है, इसका यूज कहाँ करते हैं, तो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, श्वेत श्याम श्वेत का मतलब ब्लैक एंड वाइट जो फोटोग्राफी होता था उसमें यूज किया जाता था। AgBr का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बहुविकल्पी में। तो अब चलिए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होगा, तो ऊष्मा छेपी जो होता था उसमें ऊष्मा निकलता था। ऊष्मा शोषी नाम में देखिए सोखना, तो जिसमें ऊष्मा चाहिए, जिसमें ऊष्मा चाहिए उसको कहेंगे ऊष्मा शोषी, मतलब जो ऊष्मा सोखता है, जिसमें ऊष्मा देना पड़े उसको ऊष्मा शोषी कहेंगे। इसको इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में क्या था, ऊष्मा मुक्त होता था, इसमें क्या होगा, ऊष्मा अवशोषित होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या हो सकता है, तो हम लोग वाष्पन की क्रिया जो है, वाष्पन की क्रिया क्या है, तो ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। वाष्पन क्या होता है, ऊष्मा देना पड़ता है ना, तभी तो वाष्प बनता है ना, तो ऊष्मा जिसमें दे रहे हैं तो वो क्या है, ऊष्मा शोषी है। एग्जाम में आया हुआ है कि वाष्पन क्या है, ऊर्ध्वपातन क्या है, ये सब वाष्पन भी हो गया, ऊर्ध्वपातन जो ऊर्ध्वपातन है सब्लिमेशन, वो भी क्या है, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया ही है। अगर संघनन पूछे तो वो ऊष्मा छेपी अभिक्रिया हो जाएगा। सांस लेते हैं तो वो ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। पदार्थ X का नाम बताना है और इसका सूत्र लिखना है। तो सफ़ेदी करने के लिए अभी ऊपर देखे थे कि किसका यूज करते थे, तो कैल्शियम, X का नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, जो चूना होता है, चूने का पत्थर, इसी का यूज करते हैं। इसी के विलयन का, अब इसको पानी में डाल देते हैं तो ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब बुझा चूना। तो X का नाम तो हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, इसी का सफ़ेदी करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ देख सकते हैं इसका सूत्र हो गया। आपको आ रहा है कि X की जल के साथ रिएक्शन कराना है, तो इसका जल के साथ रिएक्शन करा दीजिए। तो जल के साथ रिएक्शन कराने के बाद क्या बनता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या शुष्क बुझा चूना, और काफ़ी मात्रा में ऊष्मा निकलता है, तो ये ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। चलिए तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि X का नाम बताइए, Y का नाम बताइए, तो इसलिए मैं वहाँ पे दे दिया हूँ। अब आता है नेक्स्ट, यहाँ पे देख सकते हैं विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया आ गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए ये क्या नाम में देखिए दिख रहा है, विस्थापन। विस्थापन का मतलब कोई चीज़ होगी जो विस्थापित हो जा रही होगी। अब इसमें क्या है, तो चूंकि हम लोग कुछ तत्व ले रहे हैं, उसके यौगिक ले रहे हैं और उसी का रिएक्शन कर रहे हैं, तो उसमें वही चीज़ विस्थापित होगा। मतलब कोई तत्व हो सकता है किसी अन्य यौगिक से विस्थापित हो जाए, तो वही चीज़ इसमें होता है कि कोई यौगिक जो होता है उसके साथ से कोई तत्व जो है विस्थापित हो जाता है। अब क्यों विस्थापित हो जाता है,
तो इसमें इस विस्थापन अभिक्रिया को समझने के लिए आपको रिएक्शन जो रिएक्टिव सीरीज है वो पता होना चाहिए कि अभिक्रियाशीलता सीरीज क्या होता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे चलिए खाली जगह में कहीं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ यहीं पर। ये आपको पता होना चाहिए। वैसे ये नेक्स्ट जो तीसरे चौथा चैप्टर जो आएगा मेटल एंड नॉन मेटल, उस चैप्टर में आपको रिएक्टिव सीरीज मिल जाएगा कि कौन अधिक अभिक्रियाशील है, कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है। तो धातुओं की यदि अभिक्रियाशीलता श्रेणी देखें तो मैं लिख देता हूँ सबसे अधिक अभिक्रियाशील ऊपर, उसके बाद सीरियल नंबर से मैं नीचे ऐसे लिखते जाता हूँ, जो कि नीचे वाले सबसे कम अभिक्रियाशील होंगे। मतलब ऊपर वाला जो है, चलिए यहाँ पोटेशियम आता है, सोडियम है, उसके बाद आता है बेरियम, इसके बाद आता है कैल्शियम, इसके बाद आता है मैग्नीशियम, इसके बाद एल्युमिनियम, इसके बाद आपका जिंक, उसके बाद आ गया आयरन, इसके बाद आ गया निकल, इसको एकदम रट लीजिएगा मतलब लिख करके। इसके बाद टीन, एसएन को टीन टीन कहते हैं। इसके बाद आ गया लेड पीबी। इसके बाद आ गया आपका बीच में देखिए हाइड्रोजन को एक बेस के तौर पर ले लेते हैं किसी के ऊपर नीचे। उसके बाद कापर, इसके बाद आ गया मरकरी, Hg को मरकरी मतलब पारा। इसके बाद आ गया आपका Hg के बाद Ag सिल्वर, Ag को सिल्वर। उसके बाद आ गया सोना है, चांदी है, ये सोना है, Au सोना है। इसके बाद आ गया प्लेटिनम। अब देखिए ऊपर वाला जो है ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, ये सर्वाधिक अभिक्रियाशील है। या फिर इसको लिख देता हूँ अभिक्रियाशील या फिर मोर रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव। और नीचे वाले क्या हैं, तो ये लेस रिएक्टिव है। मतलब नीचे वाले सबसे कम अभिक्रियाशील, ऊपर वाले सबसे अधिक। अब इसमें होता क्या है कि जितने भी ऊपर वाले हैं वो अपने से नीचे वाले को उसके यौगिक से विस्थापित कर दें। मतलब ये जाहिर सी बात है, जो ज़्यादा मजबूत होगा वो क्या करेगा, अपने से कमज़ोर को भगा देगा उसके जगह से। तो यही होता है यहाँ भी, वर्चस्व की लड़ाई जब होगा तो जो मजबूत होगा वही बचेगा, बाकी जो कमज़ोर को विस्थापित कर देगा तो वहीं पे होता है। जैसे पोटेशियम जो है ये सोडियम को विस्थापित कर सकता है, मतलब अपने से नीचे से ये सभी को विस्थापित कर सकता है पोटेशियम। सोडियम क्या है, तो सोडियम अपने से नीचे को सभी को विस्थापित कर सकता है, लेकिन सोडियम पोटेशियम को विस्थापित नहीं कर सकता है। तो ये इसका मतलब है। ये देखिए नीचे वाले जो हैं हाइड्रोजन से नीचे वाले ये काफ़ी कम रिएक्शन करते हैं। जैसे आप देखेंगे सोडियम जो ये सोना है और ये प्लेटिनम जो है ये मतलब स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, मुक्त रूप से पाए जाते हैं। ये काफ़ी मतलब अगर कहा जाए कि रिएक्शन देखा जाए तो करते ही नहीं है, मतलब करते भी मतलब बहुत कम। तो इसलिए स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, काफ़ी महंगे भी इसी कारण से होते हैं। जबकि ऊपर वाले जब छोड़ देंगे तो ये ऑक्सीकरण के द्वारा ये मतलब धीरे धीरे डिग्रेड हो जाते हैं। चलिए वही है। अब यहाँ पे देख सकते हैं विस्थापन अभिक्रिया में मैं शुरू में बताया कि जो अधिक अभिक्रियाशील होगा अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा। यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, आयरन है, कापर सल्फेट है। अब ये आयरन देखिए यहाँ पे, आयरन यहाँ पर है, यहाँ देख सकते हैं आयरन यहाँ है और कापर कहाँ है, तो कापर है ये नीचे। तो क्या करेगा आयरन जो है ये कापर को विस्थापित कर देगा। तो यहाँ से ये आयरन जो है कापर को क्या करेगा, हटा देगा इसके वजह से, और उसका जगह खुद ही ले लेगा। तो यहाँ देख सकते हैं आयरन आ गया सल्फेट की जगह पर और कापर बेचारा अलग हो गया। तो ये है विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ से अन्य एग्जाम्पल नीचे देख सकते हैं कि जिंक है, कापर सल्फेट है, तो जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, कापर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा। इधर लेड है, इधर कापर है, लेड अधिक अभिक्रियाशील है, ये कापर को विस्थापित कर देगा। यहाँ से आप इस अभिक्रियाशीलता श्रेणी को आप देख सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, उसको लिख लीजिएगा। एनसीईआरटी में भी इसमें ये पूरा नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए जो कि उस चैप्टर में दिया तो है लेकिन इसमें से एक दो ठो नहीं दिया, इसलिए मैं यहाँ पे पूरा लिख दिया हूँ। इसको लिख लीजिएगा, अभी नोट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे एक चीज़ दिया है, कापर सल्फेट का विलयन का रंग कैसा होता है, तो ये नीले रंग का होता है। यहाँ देख सकते हैं ये कापर सल्फेट, और धीरे धीरे रिएक्शन करके कैसा हो जाता है, तो भूरा रंग का हो जाता है लोहे के कील में। अब लोहे का कील, वही ये आयरन जो है ये लोहे का कील के लिए यहाँ पे लिखा गया आयरन, ये कापर सल्फेट का विलयन है।
अब इसमें हुआ क्या कि आयरन जो है वो किसका कापर का जगह ले लिया और कापर आयरन सल्फेट बन गया, इसीलिए इसका भी कलर देख सकते हैं, जो लोहे का किल पहले ऐसा था वो भी अब चेंज हो गया है। अब आता है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन मतलब आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम में दिख रहा है कि 2 बार होगा, मतलब यहाँ पे सिंगल जो हो रहा था अब इसमें 2 जगह से विस्थापन होगा तो वो द्विविस्थापन हो जाएगा। जिसे या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं, यहाँ दिया है कि जिसमें आयनों का आदान प्रदान होगा, तो जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि सोडियम सल्फेट है, इधर बेरियम क्लोराइड है, दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं तो बेरियम सल्फेट बन रहा है और सोडियम क्लोराइड बन रहा है। अब यहाँ देख सकते हैं कि सोडियम जाके कहाँ मिल गया, तो सोडियम चला गया इधर देखिए बेरियम के पास, अब बेरियम आ गया सल्फेट के पास, दोनों का आपस में आदान प्रदान हो गया एक हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसीलिए इसका नाम है द्विविस्थापन। अगर ज़्यादा डीप में देखना चाहें तो ये बेरियम पे 2 प्लस है और सल्फर पर 2 माइनस है, दोनों का जो आदान प्रदान हो गया आयनों का, इसलिए इसमें आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, इसका नाम द्विविस्थापन है, दोनों जगह से हो रहा है। तो आपको सीधे सीधे देखना है, यदि सिंगल है तो फिर केवल विस्थापन अभिक्रिया, अगर 2 जगह से हो रहा है तो फिर डबल डिस्प्लेसमेंट या द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट उपचयन और अपचयन। उपचयन को ऑक्सीकरण भी कहा जाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और अपचयन तो होता है ये। इंग्लिश में इसको देखना चाहें तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अभिक्रिया, रिडक्शन रिएक्शन, तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ये क्या होते हैं। ऑक्सीडेशन में जो नाम में दिख रहा है ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन में नाम में शुरू में देखिए दिख रहा है ऑक्सीजन, तो इसका क्या मतलब है कि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि होता है, या इसको कह सकते हैं हाइड्रोजन का संख्या में कमी होता है, हाइड्रोजन का संख्या में कमी होता है, तो उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण, जिसमें सीधे सीधे ऑक्सीजन का संख्या बढ़ेगा तो ऑक्सीकरण, अगर ऑक्सीजन की संख्या कम होगा तो फिर रिडक्शन, रिडक्शन में क्या होगा ऑक्सीजन की संख्या कम होगी, या फिर दूसरे तरीके से कहा जाए तो इसमें हाइड्रोजन की संख्या में वृद्धि होगा। तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान देना, ऑक्सीकरण नाम में दिख रहा है ऑक्सीजन का जुड़ना, अपचयन ऑक्सीजन का निकलना, तो सीधे सीधे इतना ही करना है, बाकी ज़्यादा माथा पच्ची ना कीजिए, काम इतना से हो जाएगा। चलिए कॉपर ऑक्साइड पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये देख एग्जाम्पल दिया है, कॉपर है ऑक्सीजन है, दोनों का रिएक्शन हुआ, क्या बन गया कॉपर ऑक्साइड। अब इसमें हुआ क्या है, तो इसका एक तो नाम ये हो सकता है कि इसमें 2 अभिकारक मिलकर सिंगल उत्पाद बने हैं, तो ये तो एक हो गया, संकलन अभिक्रिया भी हो गया, एडिशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। अब देखिए यहाँ पे और क्या है, ऑक्सीकरण और अपचयन में किसका ये एग्जाम्पल है, तो देखिए कॉपर में ऑक्सीजन क्या हो गया जाके जुड़ गया, तो कॉपर का क्या हुआ है ऑक्सीकरण हुआ है, किसका ऑक्सीकरण हुआ है कॉपर का, क्यों, क्योंकि कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गया है, या कॉपर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गया है ये कह सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे कॉपर का क्या हुआ, कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ है। तो चलिए यहाँ पे वही चीज़ है, एग्जाम्पल हम लोग को देखना था। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कॉपर ऑक्साइड है और ये जल है। अब इसमें क्या हुआ है, देखिए ऑक्सीजन जो है इधर से निकल गया, तो कॉपर ऑक्साइड, जो कॉपर ऑक्साइड है इसका क्या हो गया, ऑक्सीजन कमी हो गया, तो इसमें ऑक्सीकरण, ये अपचयन हुआ है, ये क्या हुआ है अपचयन हुआ है, अपचयन मतलब रिडक्शन हुआ है। अब हुआ किसका है, तो ये कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है, तो एग्जाम में ये सीधे पूछ देगा, अब विकल्प में आपको दे देगा कि यहाँ पे किसका अपचयन हुआ है, कॉपर का अपचयन हुआ है, या कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ है, या हाइड्रोजन का अपचयन हुआ है, तो क्या होगा ऑप्शन सही, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ है, तो यहाँ पे बन गया है कॉपर। ऑक्सीकरण पूछेगा किसका हुआ है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ है, देख सकते हैं हाइड्रोजन में देखिए ऑक्सीजन आके मिल गया, तभी तो यहाँ पे देख सकते हैं ना, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन आके मिल गया, तो इसका क्या हुआ है, तो इसका हुआ है ऑक्सीकरण। अपचयन किसका हुआ है, तो अपचयन हुआ है कॉपर ऑक्साइड का,
बन गया है ये कॉपर। यहाँ पे दोनों हो रहा है, देखिए अपचयन भी हो रहा है और ऑक्सीकरण भी हो रहा है। तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी हो अपचयन भी हो तो उसे कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। उसका क्या नाम है? तो इसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो, अपचयन को देखिए उपचयन भी कहते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। मैं ऑक्सीकरण इसी को यूज कर रहा हूँ जिसका नाम उपचयन है। चूँकि उपचयन और अपचयन कहूँ तो कन्फ्यूज रहेंगे, इसीलिए मैं इसको ऑक्सीकरण कह रहा हूँ और अपचयन कह रहा हूँ। इंग्लिश को आप ध्यान से देख लेंगे तो कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे। इसका नाम क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन। तो जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होगा उसे कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे वही दिया है, देखिए ऑक्सीजन का ह्रास होगा तो उसका क्या कहते हैं? अपचयन होता है, मतलब इसमें ऑक्सीजन की संख्या कमी होता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन का वृद्धि होता है। यहाँ देख सकते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है? जिसमें ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो उसे कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ देख सकते हैं वही जो ऊपर में बताया कि कॉपर ऑक्साइड में कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है? तो अपचयन हो रहा है। अपचयन का मतलब ऑक्सीजन इसमें से गायब हो गया। और हाइड्रोजन में क्या हो रहा है? तो हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का उपचयन या ऑक्सीकरण हो रहा है और जल बन गया है। तो किसका ऑक्सीकरण हुआ? हाइड्रोजन का। और किसका अपचयन हुआ? कॉपर ऑक्साइड का। और एग्जाम्पल देख सकते हैं, जिंक ऑक्साइड कॉपर है, जिंक बन गया। अब जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ है? तो अपचयन हुआ है। कॉपर का क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है। MnO2 और इधर HCl है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है? अलग अलग देख सकते हैं। Mn ऑक्सीजन यहाँ से गायब हो गया, ऑक्सीजन गायब हुआ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का अपचयन हो गया। यहाँ से देख सकते हैं और क्या क्या है? क्लोरीन का क्या हुआ? तो यहाँ देखिए क्लोरीन के पास पहले हाइड्रोजन था। अब क्लोरीन में से हाइड्रोजन क्या हो गया? तो हाइड्रोजन हो गया बाहर, हाइड्रोजन निकल गया। हाइड्रोजन माइनस कर देता हूँ। तब ये क्या हुआ है? इसका ऑक्सीकरण हुआ है। अभी ऊपर बताया था कि ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीकरण में होता है ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, दोनों को ही ऑक्सीकरण कहा जाता है। तो क्लोरीन का यहाँ पे ऑक्सीकरण हुआ है और MnO2 का अपचयन हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे परिभाषा, ऑक्सीकरण को क्या? ऑक्सीजन या तो ऑक्सीजन का वृद्धि हो या हाइड्रोजन का ह्रास हो तब उसे कहते हैं ऑक्सीकरण या फिर उपचयन। उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन। चलिए अब आता है संक्षारण, मतलब आपका जो जंग वंग लग जाता है तो उसको कहते हैं संक्षारण। इसी को इंग्लिश में कहते हैं कोरोजन। कोरोजन संक्षारण होता है कि इसे ये मेटल और नॉन मेटल वाले चैप्टर में संक्षारण पढ़ेंगे थोड़ा सा डीप में। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। संक्षारण वही है जैसे लोहे पर आपको जंग लग जाता है तो अब इससे मतलब जल्दी खराब हो जाता है कोई भी धातु। तो सामान्यतः मतलब अगर जो ज़्यादा फेमस है वो लोहा ही है, बाकी और धातुओं पर भी होता है। तो लोहे पर जो जंग लगना क्या है? ये संक्षारण का है या कोरोजन का एग्जाम्पल है। अब देख सकते हैं चांदी के ऊपर भी लग जाता है जिसका कलर कैसा हो जाता है? तो काला रंग का होता है। तो चांदी का ऑक्सीकरण होकर के जो है संक्षारण होता है तो इसका रंग कैसा होता है? तो चांदी जो है काला रंग का हो जाता है। और तांबे का जब ऑक्सीकरण होता है तो उस पर हरा रंग का परत चढ़ जाता है। तो यहाँ से आप पूछा जा सकता है कि जो तांबे पर किस रंग का परत चढ़ता है? तो हरे रंग का। कब? ऑक्सीकरण के द्वारा ये संक्षारण होता है। कब होता है? तो नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जब ज़्यादा नमी रहेगा या फिर ऑक्सीजन रहेगा तो आर्द्र वाले जगह में तो ये संक्षारण हो जाता है। अब आता है एक विकृत गंधिता। ये भी अब इसी में दिया हुआ है। इसको इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं? तो रैनसिडिटी। रैनसिडिटी या विकृत गंधिता। इसमें क्या होता है कि कोई वसा युक्त या फिर तैलीय खाद्य सामग्री है, इसको लंबे समय तक जब छोड़ देते हैं खुले में तब ये भी ऑक्सीकृत होकर के ये उपचयित देखिए दिया है, मतलब ये भी ऑक्सीकरण इसी का होता है। ऑक्सीकरण के पश्चात ये विकृत गंधी होता है, मतलब उसमें से महकने लगता है वो। अब इससे बचाव के लिए क्या करते हैं? जैसे चिप्स उप्स के थैली में नाइट्रोजन गैस, जो कि चूँकि आपको पता है नाइट्रोजन क्या है? अक्रिय गैस है, क्रिया नहीं करने देता है। तो उसमें से चिप्स के थैली में से ऑक्सीजन को हटा करके उसके जगह पे क्या कर देते हैं? तो नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। तो एग्जाम में पूछता है कि चिप्स या नमकीन वमकीन के पैकेट्स में जो कौन सी गैस भरी जाती है? तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि वो रिएक्शन ना कर सकते, मतलब उसमें से गंध वंध ना जल्दी आए। तो इतनी चीज़ें हैं। अभी चैप्टर तो ख़त्म हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है।
इसमें पहचान करना है कि उपचयित और अपचयित कौन से इसमें है, मतलब आपको ऑक्सीकरण है कि अपचयन है, वही रिएक्शन बताना है इसमें किसका किसका क्या हो रहा है। तो ये देखिए सोडियम ऑक्सीजन, इसमें सोडियम और ऑक्सीजन मिल के क्या बन गए, यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड। अब देखिए सोडियम का क्या हुआ है, तो सोडियम का यहाँ पे ऑक्सीकरण हुआ है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, ये ऑक्सीकरण है, ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीकरण। ये वाला क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन का। देख सकते हैं कॉपर में से हाइड्रोजन, कॉपर में से ऑक्सीजन बाहर हो गया तो कॉपर का क्या हो गया, कॉपर का अपचयन हो गया। कॉपर का अपचयन हुआ है, नहीं, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ है। और जल का मतलब इसका हाइड्रोजन का क्या हुआ है, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ है। तो इसमें दोनों हो रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, ये रेडॉक्स रिएक्शन है, ये रेडॉक्स रिएक्शन है नीचे वाला। चलिए वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा सा संक्षेप में उसको आप पढ़ लीजिएगा। अभ्यास प्रश्न पे आते हैं हम लोग। इसमें से असत्य छांटना है आपको। कार्यान्वित में से दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। कह रहा है कि लेड ऑक्साइड और कार्बन का रिएक्शन कराने के बाद लेड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो इसमें से हो क्या रहा है वो आपको बताना है। यहाँ पे कह रहा है कि सीसा अपचयित हो रहा है, सीसा यही लेड को ही कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए अपचयन किसका हो रहा है, अपचयन मतलब ऑक्सीजन किस में से निकल रहा है, तो लेड ऑक्साइड में से निकल रहा है। यहाँ देख सकते हैं ना, लेड ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया। तो लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है, तो लेड ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, लेड ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। जबकि यहाँ पे केवल सीसा दिया है, हम लोगों को क्या करना है, वो सीसा आकार मतलब लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। तो ऑप्शन तो ये सही होगा, ये गलत है। चलिए दूसरा क्या कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयित हो रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कह रहा है कि उपचयित, उपचयित का मतलब कि ऑक्सीकृत। तो यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है। उपचयित का मतलब सीधे मैं शुरू में बताया ऑक्सीडेशन। तो कौन ऑक्सीकृत हो रहा है, तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीकृत हो रहा है। कार्बन में ना ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये कार्बन का जो है ये इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। इसको ऑक्सीकरण नहीं हो, इसको रिडक्शन होगा ना, ये ऊपर वाला रिडक्शन था, उल्टा लिख दिया ना। इसका नाम क्या है, इसका नाम है रिडक्शन। रिडक्शन किसका हो रहा है, तो ये लेड ऑक्साइड का। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो कार्बन का। कार्बन का क्या है, तो कार्बन उपचयित हो रहा है, ऑप्शन ये सही है। कार्बन ऑक्सीकृत हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित, ये नहीं। तो ऑप्शन 2 सही है, सी और डी सही है। जबकि हम लोग गलत कथन छांटना था, तो ए और बी इसका हो जाएगा। गलत ही तो छांटना था, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि Fe2O3 2Al मतलब आयरन ऑक्साइड का करना है एल्यूमिनियम से रिएक्शन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया और आयरन बन गया। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ देख सकते हैं आयरन और एल्यूमिनियम में आपको पता है कि कौन सी ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो एल्यूमिनियम अधिक अभिक्रियाशील है। तो ये क्या करेगा, तो ये आयरन को विस्थापित कर देगा। जब आयरन को विस्थापित कर देगा तो उसके जवाब पे चला गया। देख सकते हैं यहाँ पे एल्यूमिनियम अधिक अभिक्रियाशील है, नहीं देखे होंगे तो पीछे जाके देख लीजिएगा। मैं शुरू में बताया था कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो होगा अपने से कम क्रियाशील को उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा। तो एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव है, आयरन कम है, तो आयरन को उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा, उसका जगह खुद ले लिया। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए यहाँ पे एक तीसरा क्वेश्चन है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। सही उत्तर पर निशान लगाना है। ऊपर देखे होंगे, आपको पता भी है, लौह चूर्ण मतलब आयरन का रिएक्शन कराना है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तनु HCl से कराना है। तनु मतलब डाइल्यूटेड पंचोछोर जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो। तो इसका रिएक्शन कराने पर क्या बनता है, आयरन क्लोराइड बनता है, FeCl2 आयरन क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो यहाँ से वही करना है, आयरन क्लोराइड, कहाँ गया आयरन क्लोराइड हो, आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। ज़्यादातर एग्जाम में आपसे सीधे देता है कि कौन सी गैस मुक्त होती है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। चलिए कुछ संतुलित समीकरण क्या है, तो शुरू में ही बता दिया कि जिसमें नंबर दोनों तरफ मतलब अभिक्रिया से पहले अभिक्रिया के बाद उनके तत्वों की संख्या बराबर होगा या मास कह सकते हैं सेम होगा। क्यों आवश्यक है, तो चूंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। यहाँ पे कुछ दिया है, संतुलित करना है, मतलब इसको लिखना भी है, संतुलित करना है।
तो आप इसको थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा। नाइट्रोजन का हाइड्रोजन से अभिक्रियाकरण कर अमोनिया बनाना है। तो नाइट्रोजन मतलब N2 रिएक्शन किससे कराना है, हाइड्रोजन से H2, क्या बन रहा है तो अमोनिया NH3, इसका रिएक्शन होता है, इसको संतुलित करना है। इधर देख सकते हैं 3 हाइड्रोजन है, इधर 2 ही हाइड्रोजन है, तो क्या करेंगे इसमें से 2 से गुणा कर दीजिए, तो 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो गया। इधर 2 ही है तो इसमें 3 कर दीजिए, 3 दूना 6 हाइड्रोजन इधर हो गया, 2 इधर नाइट्रोजन है, यहाँ भी 2 नाइट्रोजन अब संतुलित है। चलिए बाकी का भी आप संतुलित कीजिएगा। वैसे ये जितने भी हैं ये ऊपर ऑलरेडी लिखे हुए हैं, ये सब ऊपर जितने अभी तक चर्चा हुए उसमें सब ये मिल जाएंगे आपको। तो कोशिश कीजिएगा ऐसे लिखने के लिए और लिख लिख के संतुलित करने के लिए। अब देखिए एग्जाम में आपको मैं कह रहा हूँ कि कॉम्पिटिटिव की दृष्टि से ये सीरीज चल रहा है, फिर वहाँ पे संतुलित करने के लिए आएगा नहीं, लेकिन वहाँ पे सीधे आपको कैसे दे देता है तो वो मैं बताता हूँ। जैसे आपको दे देगा इसी वाले रिएक्शन को, अगर मैं बात करूँ कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन को अमोनिया बनाना है, तो वहाँ पे दे देगा कि ऐसे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन और एरो देकर दे देगा आपको NH3। अब कह देगा कि यहाँ पे कोई तत्व लिख दिया x, मतलब यहाँ पे लिख दिया y, अब कह देगा कि x और y का वैल्यू क्या है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, खासतौर से टीचिंग एग्जाम में, चाहे वो DSSB का दे रहे हो या आपका BPSC का दे रहे हो या UPTGT। तो ये क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, वहाँ पे x y दे देगा और कहेगा कि x और y का वैल्यू कितना है वहाँ पे, समझ रहे ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है, तो इसको कोशिश कीजिएगा संतुलित करने का। तरीका मैं बता दिया हूँ, नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन खुला है, वहाँ पे आप चाहे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं कोई भी डाउट हो तो अब इसको मैं संतुलित तो एक एक करके तो करूँगा तो काफ़ी टाइम भी लगेगा, तो आप कोशिश कीजिएगा संतुलित कीजिएगा। काफ़ी आसान भी है। सबसे पहले आपको पकड़ना है सबसे बड़ा वाला तत्व, तो चाहे वो किसी में भी हो, सबसे पहले उसको संतुलित कीजिए, उसके बाद जो छोटे छोटे हैं उसको संतुलित कीजिए। संतुलित करने का मतलब जितने एरो से बाएं साइड जितने तत्व होंगे उतना ही दाएं साइड। बस एक ही चीज़ ध्यान देना है कि जैसे यहाँ पे ये 3 लिखा है, तो ये 3 केवल ऑक्सीजन के लिए लिखा है, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है। जबकि जैसे यहाँ पे देखिए ये चलिए ये 2 लिखा है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है। जबकि यहाँ पे देखिए कैल्शियम नाइट्रेट जो दिया था, इसको थोड़ा सा मैं मिटा के दिखा देता हूँ। जो ये आपको दिख रहा है ये कैल्शियम नाइट्रेट, मतलब देखिए NO3 जो दिया है, तो ये 3 जो है ये केवल ऑक्सीजन के लिए है, मतलब ऑक्सीजन 3 है। जबकि ये 2 जो दिया है तो ये इस पूरे का में 2 से गुणा है, मतलब NO2 NO3 ये 2 बार है, 2 का मतलब इधर। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए। अब मैं यहाँ पे यदि मैं लिख दूँ, जिससे ये इधर मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2। अब ये 2 का क्या मतलब है कि ये कैल्शियम भी 2 बार हो गया और ये पूरा भी 2 बार हो गया, ये पूरा जो है ये भी 2 बार। तो शुरू में अगर लिख दिए तो ये पूरे में गुणा हो गया, जबकि इधर साइड में ये लिखे हैं तो केवल इसी के लिए है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा संतुलित करने में। बाकी काफ़ी चीज़ें आसान है इसमें, लेकिन कोशिश कीजिएगा, इसको छोड़िएगा मत। मैं बता दिया है कैसे क्वेश्चन आता है, ऐसे XY करके और क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें कुछ तो बचा नहीं है, मुझे लग रहा है कि लगभग हो ही गया है सब। इसको कोशिश कीजिएगा आप अपने से बनाने के लिए। मेरे हिसाब से तो लगभग ये हो ही गया है। नीचे कुछ, हाँ चलिए यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 दे रहा है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व है जिसका नाम X दिया है, इसको वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है। अब इस X का नाम बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। और इस काले रंग का जो यौगिक है उसका भी नाम बताना है। तो कोई भूरे रंग का चमकदार तत्व है X, उसको करना है। चलिए यहाँ पे X है, इसका रिएक्शन कराना है किससे तो वायु से। इसको गर्म करना है, हीट देना है आपको। गर्म करना है मतलब हीट देंगे तो क्या बन रहा है, कोई तत्व बन रहा है, और उस तत्व का जो है काले तत्व कोई बन रहा है। अब इसी को आपको नाम बताना है कि इसमें कोई तत्व जो बन रहा है, मान लेते हैं वायु बन रहा है, तो इसका नाम बताना है। और ये X क्या है इसका नाम बताना है। तो ये है किसका नाम, तो ये कापर का है। X क्या है, कापर। कापर को ही जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हीट कराएंगे, गर्म कराएंगे, तो ये क्या बनता है, तो ये कापर ऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है, कापर ऑक्साइड बन जाता है। संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी 2 से संतुलित हो जाएगा। तो ये X क्या है, तो कापर है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए इतनी चीज़ें यहाँ से रहीं, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। नहीं
अगर कोई चीज़ें समझ में आई होगी तो कमेंट कीजिएगा। बाकी ऐसे सीरीज जारी रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए। धन्यवाद।